आई होप मेरा ऑडियो एंड वीडियो सब क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं है, नेटवर्क इशू नहीं है किसी का? नहीं सर। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। सो आज हम बात करेंगे अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। आई होप जिन्होंने मेरे साथ पिछली क्लासेस भी लगाई थी दे मस्ट बी नोइंग यहाँ पर अब हमने क्या स्टार्ट कर रखा है। इकोलॉजी दैट वी हैव स्टार्टेड। इकोलॉजी मतलब ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, ऑल दैट थिंग्स। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था ऑर्गेनिज्म में और एक पॉपुलेशन में क्या फर्क है। ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं, इट इज द बेसिक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक यूनिट, जहां से पूरी हायरार्की स्टार्ट होती है। ऑर्गेनिजम्स के बाद अगला यूनिट आ जाता है पॉपुलेशन। अगर मैं बोलूंगा पॉपुलेशन, इट विल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। कभी भी अगर आपको पॉपुलेशन को डिफाइन करना आए, यू हैव टू टेल दैट इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। कहने का मतलब ये है कि जब आप पॉपुलेशन को डिफाइन करते हो, जैसे कि अगर मैं बोलूं ह्यूमंस की पॉपुलेशन, तो अगर ह्यूमंस की पॉपुलेशन आपको बतानी हो तो आप सिर्फ ह्यूमंस को इंक्लूड करोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसमें अपना डॉग, कैट, अपनी कैटल्स, गाय, भैंसे वो सब इंक्लूड कर दोगे। अगर आपको एक एरिया का ह्यूमन का पॉपुलेशन सेंसस कोई बोले मुझे करके दो, पॉपुलेशन का पूरा आइडिया एस्टिमेट दो, तो आप सिर्फ ह्यूमंस की बात करोगे, बिकॉज पॉपुलेशन व्हेन वी टॉक अबाउट, उसमें सेम स्पीशीज की ही बात करी जाती है। ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट जहां से पूरी इकोलॉजी आपकी, यहाँ कह सकते हो सारी चीजें स्टार्ट होती है। आज हम बात करेंगे अबाउट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की। अगर आपको कभी भी किसी जगह का कुछ भी आपको पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट बताना पड़े, या व्हाट इज एट्रीब्यूट, पॉपुलेशन के बारे में आपको बताना पड़े, पॉपुलेशन का पूरे तरीके से जानकारी चाहिए हो, देन आप क्या रेफर करोगे? ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि व्हेन यू टॉक अबाउट अल्टीमेटली पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, तो उसमें क्या चीजें आती। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप ये देखो कि व्हेन वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं। नंबर वन, इकोलॉजी। इकोलॉजी तो समझ में आती है कि ऑर्गेनिज्म और उनकी इंटरैक्शंस, अपने साथ उनकी इंटरैक्शंस कैसी हैं, और ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरैक्शन कैसी है, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन कैसी है। तो कुल मिला के सारी जितनी भी इंटरैक्शंस हैं, दे कम अंडर द इकोलॉजी। फिर आ जाता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स आपको बताता है कि एक पॉपुलेशन में कितने, आप ये बोल सकते हो, डोमिनेंट इंडिविजुअल्स हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना जेनेटिक्स वाले टॉपिक में, आप पढ़ोगे कितने में सेम तरीके के जीन्स हैं, कितने अलग अलग तरीके के जीन्स हैं, किसमें मिक्सचर ऑफ जीन्स हैं। तो मतलब उनके जीन्स के ऊपर, उनकी सारे क्रोमोसोम्स के बेसिस पर आप जो स्टडी करते हो, वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आ जाती है। एंड एवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे चेंज होता है, एक के बाद दूसरा ऑर्गेनिज्म, उसके पॉपुलेशंस में कैसे चेंज आते हैं, वो जो सारा एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब है कि विद टाइम, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म में विद टाइम कैसे कैसे मॉडिफिकेशंस आते हैं, ऑर्गेनिजम्स कैसे चेंज होते हैं, उनकी पॉपुलेशन कैसे चेंज होती है। तो जब पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करते हो, तो आप उसकी नॉर्मल इकोलॉजी पढ़ते हो, पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ते हो, एंड एवोल्यूशन दैट इज वी टॉक अबाउट। राइट नाउ वी हैव टू सी कि क्या क्या पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं, किस किस तरीके से आप पॉपुलेशन को किसी भी जगह की डिफाइन करते हो, कहाँ कहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे होती है, कहाँ कहाँ पर डिक्रीज होती है, कहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो ये सारी बातें हैं। अगर आपको किसी जगह की पॉपुलेशन को डिफाइन करना है, तो ऐसे आप काउंट करके आगे कि आज वहां पर 10 लोग थे, तो मतलब उस जगह की पॉपुलेशन 10 है। ऐसा नहीं है। तो वो एग्जामिन कैसे किया जाता है डिटेल में, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। जो एट्रीब्यूट्स की बात आती है, कौन से 4 तरीके हैं स्पेसिफिक मेरे पास पॉपुलेशन को डिफाइन या डिटरमिन करने के, वो होते हैं। प्लीज, और प्लीज मेक श्योर जब ये क्लासेस चल रही, आई एम ऑलरेडी गोइंग वेरी स्लो, तो चीजों को नोट करना स्टार्ट कर दो। ये वाले नोट्स आपके, मतलब कि ये वाले एग्जैक्टली नहीं, बट आपको स्पेसिफिक नोट्स चैप्टर्स के अवेलेबल होंगे विद इन सर्टेन डेज, बिकॉज टेक्निकल टीम इज वर्किंग, तो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल हो जाएगा। बट फॉर टाइम मेक श्योर लेक्चर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी की बुक्स में से, आपकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उसमें से जितना टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो प्लीज जरूर रीड करो। कोई अलग से नोट्स आए उसका वेट मत करो, जब आएंगे रिवीजन कर लेना। क्लास के लेक्चर के बाद आपका एनसीईआरटी रीड आउट बहुत जरूरी है।
और क्लास में कोशिश करा करो, जैसे 4 ब्रॉड चीजें लिखी हुई हैं, तो अगर आप लिख लो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में ये चारों चीजें आती हैं, तो ऐसे फटाफट से कोशिश करा करो अपने रनिंग नोट्स बनाने की। जितने आपके खुद के नोट्स रेडी होंगे, आपको दूसरे के नोट्स पर रिलाई करना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा। यू विल सेव योर टाइम, रिमेंबर दैट। सबके लिए है ये कॉमन बात, अपने खुद के नोट्स बनाने की आदत डाल लो, क्लासेस में चीजों को नोट करा करो, रनिंग नोट्स में बनाओ, ऐसा नहीं कि सजा सजा के लिखना है कि पूरा ही पूरा टाइम लगा दो उसमें, ठीक है। तो 4 एट्रीब्यूट स्टडी करेंगे, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज, पिरामिड। ये इंपॉर्टेंट कुछ 4 चीजें हैं जो हम, जिसके बाद हम डिफाइन कर पाते हैं किसी भी जगह की पॉपुलेशन को। दैट इज हाउ किसी भी जगह की पॉपुलेशन को डिफाइन करा जा सकता है। सबसे पहले इफ आई जस्ट टॉक अबाउट, लेट्स सी, सबसे पहला क्राइटेरिया आ जाता है बर्थ रेट। व्हाट इज बर्थ रेट? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए ये एक सिचुएशन है, आप छोटी छोटी चीजें कॉपी में लिख सकते हो याद करने के लिए, कि मान लो ईयर 1 में, एक साल में, नंबर ऑफ लोटस इस पॉन्ड में थे 20। ठीक है, पहला मेरे पास सिनेरियो क्या था कि एक पॉन्ड था और उस पॉन्ड में नंबर ऑफ लोटस उस एक साल में कितने थे? 20 लोटस। फाइन, चलो अब उसके बाद क्या हुआ, ईयर 2, दूसरे साल में मेरे पास नंबर ऑफ लोटस हो गए टोटल 28। ठीक है, पहले साल में टोटल कितना था मेरे पास? 20 लोटस। ईयर 2 में 28 लोटस हो गए थे। अब अगर मुझे इसके लिए कोई बोले कि बर्थ रेट आप बताओ, तो मैं कैसे बताऊंगा? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो देखो, ईयर 1 में नंबर ऑफ लोटस वाज, लेट्स से n1 था कितना? 20। नंबर ऑफ लोटस n2 इन द सेकंड ईयर, लेट्स से दे वर 28। तो कितना ऐड हुआ लोटस? डेफिनेटली आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय सब्ट्रैक्टिंग, कि 28 माइनस 20 करके आपने देख लिया कि 8 लोटस ऐड हुए थे। अब बर्थ रेट को डिफाइन कैसे करते हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट गॉट एडेड, ठीक है, या दैट वर बॉर्न। तो कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट, वो ऐड हुए, कितने पैदा हुए? सबसे पहले डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन, उस जगह की शुरुआती दौर पर पॉपुलेशन क्या थी। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट गॉट एडेड, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हमारे पास कितने ऐड हुए हैं? 8। और स्टार्टिंग में टोटल 20 लोटस थे ईयर 1 में, तो 0.4 आया, दैट मीन्स 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। कि पर लोटस के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं तो 0.4 ऑफस्प्रिंग मेरे पास जुड़ा है पर लोटस पर ईयर। दैट इज हाउ यू डिफाइन, अगर आपको कभी भी डिफाइन करना पड़े बर्थ रेट का। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट गॉट एडेड, या जो पैदा हुए, डिवाइडेड बाय द इनिशियल पॉपुलेशन, या आप इसको कह सकते हो डिवाइडेड बाय द लास्ट रिकॉर्डेड पॉपुलेशन, है ना। तो यहाँ पर आप ये जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड है ना, आप इसको और क्या लिख सकते हो? डेल्टा एन भी लिख सकते हो। व्हाट इज डेल्टा एन? डेल्टा एन रिप्रेजेंट करेगा कि जो डिफरेंस आया है पॉपुलेशन का, 28 माइनस 20, है ना, डेल्टा एन हो सकता है बाय डेल्टा एन रेज टू द पावर टी। अगर आपको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना पड़े, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस इन द पॉपुलेशन। तो n2 माइनस n1, नंबर ऑफ लोटस जो सेकंड ईयर में थे माइनस नंबर ऑफ लोटस जो पहले ईयर में थे, तो कितना हो गया ये? इसको उस तरीके से किया है, 28 माइनस 20 डिवाइडेड बाय लास्ट रिकॉर्डेड पॉपुलेशन। ये डेल्टा एन टी क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द लास्ट रिकॉर्डेड पॉपुलेशन। लास्ट कितना रिकॉर्डेड पॉपुलेशन था? इट रिप्रेजेंट्स दैट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इज इट क्लियर? ये समझ में आया बर्थ रेट का कॉन्सेप्ट सबको अभी तक? हाँ जी, एवरीवन इन द क्लास? जब भी समझ में आ जाए थम्स अप दे दिया करो, या अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बात करके आप बता सकते हो दैट इट इज वेरी क्लियर। यस एवरीवन? टोपी खातून, मिलान, अर्घ्या, अंकान, इंशा, रिया, सलोनी, रोहन, शफा, ईशा, प्रीतम, फाइन? चलो, यस सर। ओके, फाइन फाइन, परफेक्ट। तो मतलब क्या था बर्थ रेट? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर बोर्न इन अ पॉपुलेशन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में एक पॉपुलेशन में कितना लोग ऐड हुआ, कितने लोग पैदा हुए, टू द इनिशियल टोटल पॉपुलेशन। ये जरूरी है कि इनिशियल टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, उससे आप डेफिनेटली उस चीज को लिंक कर ही चीजों को आगे कंटिन्यू करते हो। ठीक है,
अगली आ जाती है चीज डेथ रेट। व्हाट इज डेथ रेट? अब डेथ रेट के बारे में भी देख लेते हैं। अब डेथ रेट में अज्यूम करते हैं अगला सिनेरियो। मान लीजिए ये मेरे पास है एक फ्लास्क, और इस फ्लास्क के अंदर मेरे पास इंसेक्ट है, एक फ्लाई है जिसको आप ड्रोसोफिला बोलते हो। आप बायोलॉजी में इसका नाम बहुत बार सुनोगे, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्ट्रिक, जिसको जेनेटिक्स में भी यूज करा जाता है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में। तो इमेजिन करा मैंने सिचुएशन की, डे 1 में क्या सिचुएशन थी। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाइज, इसका कॉमन नेम होता है फ्रूट फ्लाई, मैंगो वगैरह के फ्रूट्स पर होवर करती है जनरली। ये इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाइज इस क्लास में मैंने देखा कितने थे, 40 थे डे 1 में। अब डे 1 के बाद मैंने इस चीज को नोटिस किया, डे 7 पे 7 दिन बाद मैंने देखा तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाइज इन द फ्लास्क दे वर 36। पहले कितने थे? 40। 7 दिन बाद देखा कितने रह गए? 36। ठीक है, अब डेथ रेट डिफाइन करते हैं। तो डे 1 में नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाइज थी 40, डे 7 पे फ्रूट फ्लाइज थी 36। तो कितना डिफरेंस आया? 40 माइनस 36 इज इक्वल टू 4। अब डेथ रेट कैसे? जैसे कि बर्थ रेट डिफाइन किया था, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर डाइड, वो कैसे निकालोगे कि शुरुआती इनिशियल कितने थे माइनस फाइनल कितने थे। इनिशियल थे 40, फाइनल थे 36, कितना आ गया? 4। इनिशियल पॉपुलेशन वाज 40, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, मतलब 0.1 इंडिविजुअल्स मरे पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। दैट इज हाउ आप डेथ रेट निकालते हो। वहां पर सिचुएशन आपने पर डे लिया था, यहाँ पर आपने सिचुएशन पर वीक लिया है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ऊपर आता है इनिशियल माइनस फाइनल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन, चाहे बर्थ रेट है चाहे डेथ रेट है। बर्थ रेट में बता दो कि कितने पैदा हुए, डेथ रेट में यू विल टेल कितने मर गए। दैट इज हाउ यू डिफाइन दैट सेट। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में वी कैन से कि डेथ रेट एक्चुअली क्या है? रेशियो है। रेशियो मतलब अपॉन जब करते हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइड इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में कितने लोग मरे इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम टू द इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन की विद रिस्पेक्ट टू अगर बताएं तो कैसे हुआ। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट दिस। अब उसके बाद आ जाता है अगला टॉपिक अबाउट द सेक्स रेशियो। हाउ टू डिफाइन द सेक्स रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कभी भी अगर आपको सेक्स रेशियो बताना पड़े ना, तो आपको मालूम है एक चीज कि अगर आप बात करते हैं सेक्स रेशियो की, तो इंडिविजुअल कैन बी बायोलॉजिकली बॉर्न, कोई भी इंडिविजुअल है बायोलॉजिकल, दैट इंडिविजुअल विल बी आइदर अ मेल और अ फीमेल। तो कभी भी अगर आपको बोला जाए कि आपको कभी भी सेक्स रेशियो बताना पड़े, हाउ यू डिफाइन दैट, लेट्स सी। तो यू डिफाइन इट एज, सेक्स का जो रेशियो बताते हैं किसी भी पॉपुलेशन में कितना मेल फीमेल है, उसको अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स इनटू 100। उस पॉपुलेशन में मेरे पास कितना नंबर ऑफ मेल है, आई विल डिवाइड इट विद द नंबर ऑफ फीमेल्स इन दैट पॉपुलेशन एंड आई विल जस्ट मल्टीप्लाई इट विद द 100, ताकि मेरे पास एग्जैक्ट डेटा उस चीज का मुझे मिल जाए। हाउ टू डिफाइन दैट, यहाँ पता है जो ये सेक्स रेशियो है, एक तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। अगर आप सेक्स रेशियो को, और क्या तरीका मेरे पास होता है, देयर इज वन अदर वे। अगर मैं बात करूं सेक्स रेशियो पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, देखो अगर आप बोलो ये हम कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू अगर आपको मेल निकालनी पड़े तो हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, बट देयर इज अदर वे कि पर 1000 मेल्स अगर आप बोले तब भी आप इसको सही मानेंगे। लाइक व्हाट आई वांट टू से इन दिस, कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ females in a population per 1000 males, number of females per 1000 males in a population in a particular country or a particular state। that is how, उस तरीके से भी आप सेक्स रेशियो को डिफाइन कर सकते हो, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो जब आपको सेक्स रेशियो को डिफाइन करना हो, आइदर यू टेक इट बाय द वे ऑफ मेल्स और यू टेक इट बाय द वे ऑफ फीमेल्स, यू कैन डू इट इन द बोथ वेज। तो आपको ये मालूम है कि सेक्स रेशियो जो है दैट इज एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, अब इट इज द रेशियो, मैं कुछ बातें इसमें लिखवा देता हूँ, दैट इट इज द रेशियो ऑफ, प्लीज जब जब मैं लिख रहा हूँ एटलीस्ट वो चीजें लिखो। इट इज द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, अब उसके बाद यू कैन ऑल्सो से दैट इट मीन्स नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये आपको एक रेशियो दे देता है
कि कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हैं 1000 मेल में अगर आप कंपेयर करते हो, और ये रेशियो ऑलमोस्ट 1:1 के कायदे में ही आती है। डिविएशंस आपकी ऑब्जर्व बहुत ज्यादा होती हैं। आपको मालूम है कई स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा जैसे, कभी मतलब जो पहले डेटा होते थे वहां पर ये होता था, हरियाणा जैसी स्टेट है वहां पर फीमेल पॉपुलेशन जनरली बहुत कम आती है। केरला वाली साइड वहां पर बहुत इजीली मेरे को मिल जाती है ना। और सेक्स रेशियो हमेशा आपने याद रखना है, इट वेरीज फ्रॉम पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन। तो बेटर होता है कि अगर आप कंसीडर करो सेपरेटली सेक्स रेशियो ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रेसेस, different kind of people. So for that thing you have to remember this. तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स करके भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ये चीज आपने हमेशा हमेशा याद रखनी है whenever they ask you this particular thing, ठीक है। और ये रेशियो अगर मैं बात करूं, रेशियो जनरली 1:1 ही आता है, दैट इज 1000 फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स। एक जनरल जो पॉपुलेशन में आना भी चाहिए, दैट इज द सेक्स रेशियो 1:1 के मुताबिक ही हमेशा होता है और आना भी चाहिए सेक्स रेशियो। अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो कि एक मेरे पास कंट्री एक्स है, जस्ट एग्जाम्पल है ये। कंट्री एक्स में मेरे पास क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स वर 300, टोटल नंबर ऑफ मेल्स वर 700, ठीक है। कंट्री एक्स की बात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर कितने हैं मेरे पास, फीमेल्स 300 है, टोटल नंबर ऑफ मेल्स दैट आर प्रेजेंट दे आर 700। अब इसको कंटिन्यू किया मैंने। अब उसके बाद मेरे पास अगला अकॉर्डिंग क्या हुआ था, अगर बात करी जाए कंट्री वाई की, दूसरा केस लिया मैंने। यहाँ फीमेल्स थी 220, मेल्स थे 250, ज्यादा फर्क नहीं था उतना। अब इन दोनों जगहों की सेक्स रेशियो को कंसीडर करते हैं। तो आपको मालूम है सेक्स रेशियो क्या है, नंबर ऑफ मेल्स ओवर नंबर ऑफ फीमेल्स इनटू 100, ठीक है। तो पहले वाले में 700 मेल थे, फीमेल थी 300, तो टोटल सेक्स रेशियो आया मेरे पास 230। सेक्स रेशियो 230 आया, मतलब 230 मेल्स है पर 100 फीमेल्स, है ना। मतलब आप ये कह सकते हो 230 अगर मेल्स है तो मेल्स की पॉपुलेशन डोमिनेट हुई है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। इज इट दैट व्हाट वी कैन से ना। अगर देखो यहाँ पर, क्योंकि दैट डिपेंड्स आपने फॉर्मूला को किस तरीके से डिफाइन किया। अगर आप फॉर्मूला में लिखते हो नंबर ऑफ मेल्स बाय नंबर ऑफ फीमेल्स इनटू 100, देन इन दैट केस आप उसको डेफिनेटली बोलोगे 230 मेल्स पर 100 फीमेल्स। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को डिफाइन करते हो नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेल्स, तो फॉर्मूला कुछ अलग होता है। तो इन जनरल आप यही फॉर्मूला अडॉप्ट करोगे, नंबर ऑफ मेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स इनटू 100। तो ये करा तो 230 आया, मतलब 230 मेल्स हैं पर 100 फीमेल्स। कितने मेल हैं, 230, ज्यादा है, दैट मींस मेल पॉपुलेशन ज्यादा है। कंट्री वाई के लिए देखते हैं, नंबर ऑफ मेल्स कितने गिवन थे क्वेश्चन में, 250, फीमेल्स की 220। सॉल्व करा तो 140 आया। हेलो सर। सर आवाज थोड़ा सा मतलब कम हो गया है और थोड़ा मतलब सुनाई नहीं मतलब दे रहा है। आई थिंक मेरी तरफ तो नेटवर्क बिल्कुल स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है। इज इट विद एवरीवन? हाँ जी, सबको मेरी आवाज समझ साउंड में क्लियर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? ओके, सर अभी बीच में नहीं आ रहा था क्लियर। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है। आई डोंट नो, मे बी क्योंकि अभी तो नेटवर्क वो स्ट्रॉन्ग ही शो कर रहा है, मे बी शायद बीच में नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ हो। तो कहाँ से रिपीट करूं यहाँ से? सेक्स रेशियो बताऊं दोबारा कि समझ में आया? ओके, कंट्री एक से उधर से बोलिए। ठीक है। तो आई वाज सेइंग कि कंट्री एक्स में सिचुएशन थी कि वहां पर 300 फीमेल थी, 700 मेल थे। कंट्री वाई में सिचुएशन थी 220 फीमेल और 250 मेल्स थे। अब जब मैंने इनका सेक्स रेशियो निकालने की कोशिश करी तो कंट्री एक्स में मैंने फॉर्मूला पुट करा और आंसर आया 230, मतलब कि 230 मेल थे पर 100 फीमेल। और अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू कंट्री वाई, 114 आए। तो 114 इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है, तो वी कैन से कि 114 मेल पर 100 फीमेल्स, तो मतलब ऑलमोस्ट मेल और फीमेल की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बराबर है। दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट अगर कभी क्वेश्चन आ जाए। वैसे तो ये न्यूमेरिकल कभी पेपर में नहीं आता है, आपसे वो जनरल इसकी नॉट फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है। तो जनरल डेफिनेशन आपने इसकी वही याद रखनी जो मैंने आपको बताई थी, दैट इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ पॉपुलेशन। और जो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं वो हम ये भी यूज करते हैं, नंबर ऑफ मेल्स बाय नंबर ऑफ फीमेल्स इनटू 100। दैट डिपेंड्स आप किस तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हो। अगर देखो नीचे आप नंबर ऑफ फीमेल्स लिखोगे तो पर 100 फीमेल्स लिख दिया, जैसे अगर आप
दूसरी तरफ फॉर्मूला को उल्टा करके लिखोगे तो वहां पर आप पर 1000 मेल्स लिख रहे हो, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं आता है। जैसे कि एक और चीज में इसमें आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर मैं बात करूं इसी पर्टिकुलर चीज की, तो जैसे अकॉर्डिंग टू 2011 का जो सेंसस हुआ था, आफ्टर एवरी 10 इयर्स हमारे पास सेंसस होता है, 10 to 12 11 इयर्स जो भी है। तो 2011 का जो सेंसस था उसमें मेरे पास आया था कि 900 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, तो इतना भी ज्यादा फर्क नहीं है। ऑफ कोर्स थोड़ा डिफरेंस है अराउंड 60 का, बट स्टिल उतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक ठीक था, ओके ओके था। ये डेटा था मेरे पास 2011 का आया था कि 940 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल, सेक्स रेशियो कंट्री का, इंडिया का, ठीक है। तो अब ये जो एक्स और वाई का जो कंक्लूजन आया, वहां से मैं ये कह सकता हूं कि एक्स वाले केस में मेरे पास क्योंकि मेल्स बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द फीमेल, तो आई कैन क्लियरली से कि पुअर सेक्स रेशियो है ना, एक ही सेक्स की तरफ ज्यादा डोमिनेटिंग है पॉपुलेशन, पुअर सेक्स रेशियो है। रीजन कुड बी एनीथिंग, है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूं दैट मींस हेल्दी सेक्स रेशियो, जहां पर 110 और 100 वाला आंकड़ा था मेरे पास, बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, ऑलमोस्ट इट इज एक्सेप्टेबल, हेल्दी सेक्स रेशियो, दैट इज हाउ वी डिफाइन सेक्स रेशियो इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस एवरीवन, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है ऑडियो वगैरह में, ठीक है, परफेक्ट। तो ये बोलता है कि सेक्स रेशियो इंडिकेट करता है फ्यूचर ब्रीडिंग पोटेंशियल एक पॉपुलेशन है। बड़ा सिंपल सी बात है ना कि एक सेक्स रेशियो क्या डिफाइन करता है, फ्यूचर ब्रीडिंग पोटेंशियल। अगर किसी जगह पर बहुत ज्यादा ही मेल्स हैं, फीमेल्स बहुत कम है, तो मतलब उतना ब्रीडिंग पोटेंशियल उस पॉपुलेशन का शायद नहीं होगा। दोनों की 1:1 बराबर अगर रेशियो होगी तभी एक जगह का, एक कंट्री का आप कह सकते हो ब्रीडिंग पोटेंशियल अच्छा है। इक्वल और नियरली इक्वल पॉपुलेशन ऑफ मेल और फीमेल का मतलब होता है हेल्दी सेक्स रेशियो। व्हाट इज अ हेल्दी सेक्स रेशियो? इक्वल या नियरली इक्वल प्रोपोर्शन में जब मेल और फीमेल का पॉपुलेशन हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द हेल्दी सेक्स रेशियो। और मोस्ट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज में होता भी यही है कि जो सेक्स रेशियो आता है दैट ऑलमोस्ट कम्स आउट टू बी 1:1, ठीक है। तो इसलिए आपने अब ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें दो चीजें आ गई, तो याद देना कुछ एक कंट्रीज होती हैं जहां पर सेक्स रेशियो को कैलकुलेट करता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, क्या यूज करता है, मेल पॉपुलेशन बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 100। लेकिन इन कंट्रीज जैसे कि इंडिया, हमारे में कैसे यूज किया जाता है सेक्स रेशियो का फॉर्मूला, फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन इनटू 1000। तो ये सेक्स रेशियो के दो फॉर्मूलाज हैं कंट्री वाइज, इसको मतलब अलग अलग कंट्री अपना अपना सिनेरियो है। कई लोग विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स कंपेयर करते हैं, कई विद रिस्पेक्ट टू मेल्स कंपेयर करते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई वहां पर तो पर 1000 बोला था, यहाँ पर 100 है, ये कैसे हो गया। दैट डिपेंड्स फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्री, हर कंट्री का अपना तरीका है सेक्स रेशियो को डिफाइन करने का, ठीक है। एंड मोस्ट केसेस में अनफेवरेबल विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स ही रही है जब भी पॉपुलेशन में चेंजेस आए हैं, बिकॉज ऑफ फीमेल फीटिसाइड बोल दो, फीमेल इनफैंटिसाइड या ऑल दीज थिंग्स। तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो टू डिस्कस अबाउट। अब उसके बाद अगला एट्रीब्यूट आ जाता है एज पिरामिड, ठीक है। एज पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। ये क्या बताता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस की व्हाट इज एग्जैक्टली एज पिरामिड, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एज पिरामिड। तो देखो, एज डाइवर्सिटी इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन, अगर बहुत सिंपल सी बात है, आप किसी भी पॉपुलेशन में अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करो ना, आपको मालूम है दैट इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे ही सारे बूढ़े लोग हैं, है ना, सारे ही आप कह दो कि यंग पॉपुलेशन है, सारे एडोलेसेंट हैं या सारे ही बच्चे हैं। दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। आपको एक एज की डाइवर्सिटी दिखती है हर एक ह्यूमन पॉपुलेशन में, इफ वी टॉक अबाउट, राइट। अब जैसे कि तीन तरीके की पॉपुलेशन दिखाई देती है, नोट कर लो ये चीजें। सबसे पहले जैसे कि प्री रिप्रोडक्टिव एज आ गई, जो आ जाती है 0 से 14 ईयर्स तक। प्री रिप्रोडक्टिव, जो भी रिप्रोडक्शन के लिए उतने प्रिपेयर नहीं है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, 0 से 14 साल की उम्र वाले लोग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिप्रोडक्टिव एज, जो रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें 15 से 45 साल वाले लोग आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव एज में। तो 0 to 14, देन 15 to 45। उसके बाद लास्ट क्राइटेरिया आ जाता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ओल्ड एज वाले जितने आ जाते हैं
46 या अबव, थोड़ा ओल्ड में, मतलब अब रिप्रोडक्टिव इतना ज्यादा वो कैपेबल नहीं होते हैं, स्टिल दे आर, बट स्टिल इतने भी नहीं होते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, तो प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये 3 एज डाइवर्सिटी मेरे को ह्यूमन पॉपुलेशन में दिखाई देती है। ठीक है, अब एज डाइवर्सिटी इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन, सो इमेजिन करो कि अगर टोटल पॉपुलेशन n है और अंडर 15 मेरे पास कितने हैं मेन, 28%, विमेन कितनी है 22%, 16 to 45 वाली एज में मेन है 20%, विमेन है 20%, और 46 और अबव वाले एज में मेरे पास 5 और 5 है। कुछ समझ में आया क्या आप मुझे? अच्छा चलो मैं बताता हूं इसको। अगर अब मैं इसका एज पिरामिड बनाऊं, कैसे बनाता है, लेट्स सी। एज पिरामिड बनाया जाता है, एक तरफ ली जाती है, एक्स एक्सिस पे लेते हो पॉपुलेशन की परसेंटेज कितनी है, वाई एक्सिस पर लेते हो उनकी उम्र कितनी है, एज कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन आपने ये देखा कि 15 से नीचे वाले जितने थे, मेन कितना है 28%, वुमेन कितना है 22%। एटलीस्ट आप एक चीज बोल सकते हो कि ये मेरे पास क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव वाली एज, ये मेरे पास रिप्रोडक्टिव वाले हैं, ये मेरे पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले हैं। आई कैन से दिस थिंग। अब आप लोग में से कोई बच्चा मुझे बताइए कि आप लोग को क्या लगता है, तीनों में से इस पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा आपके पास एज ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, सबसे मैक्सिमम कौन है? बहुत सिंपल है टू टेल। हाँ जी, 15 वाला। हाँ अंडर 15, राइट, एक्सीलेंट। ठीक है, सभी बोला करो, सबके पास अपॉर्चुनिटी है। यू कैन इवन टेल इन द चैट बॉक्स अगर मिस हो जाता है तो, ताकि मुझे पता लगे कि सबको समझ में आया था, मैं आपके नेम्स से भी फेमिलियर हो जाऊं, बिकॉज अभी 12th में साथ ही चलना है हमें, है ना। तो बहुत क्लियरली दिखाई पड़ा कि जो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं वो ज्यादा है। तो अब इसका अगर आपको पिरामिड बनाना हो तो कैसे बनता है, सबसे नीचे आ गया प्री रिप्रोडक्टिव वाला, अकॉर्डिंग टू द डेटा बहुत ज्यादा था। चलो मेल और फीमेल वैसे इसमें इस डेटा के अकॉर्डिंग बताया है, जनरली हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, ऑल ओवर बता देते हैं। तो आपने ये देखा कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले बहुत ज्यादा थे, एज बहुत कम थी तो इतना छोटा सा है। अब उसके बाद देखो 15 टू 45 के आसपास वाला इतना ज्यादा एज ग्रुप है, 16 टू 45 सॉरी, तो वहां पर आप देखो, लेकिन इसकी जो पिरामिड का जो एरिया है वो कम हो चुका है अकॉर्डिंग टू द डेटा, क्योंकि अब वो कितना है 2020 है रादर देन 28 और समथिंग, तो इसका एरिया छोटा हो गया। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्टिव वाले 5 और 5 थे अकॉर्डिंग टू द डेटा, तो आप देख सकते हो कितना कम हो गया एरिया, बिल्कुल कम पतला हो गया। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि इस केस में आप ये कह सकते हो कि ये जो पॉपुलेशन है वो कैसी है। आप देख सकते हो कि ये पॉपुलेशन इस तरीके से जा रही है कि जो मेरे पास ओल्ड एज वाले ग्रुप हैं वहां पर जाते जाते लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, बहुत ज्यादा आप ये नहीं कह सकते हो दैट पीपल आर अलाइव, क्योंकि आप देखो ये पॉपुलेशन की परसेंटेज कितनी है, ऑलमोस्ट 10% है पूरे पॉपुलेशन में, मतलब मर जा रहे हैं, उतना लाइफ उनका एक्सपेक्टेंसी नहीं है, ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पा रहे हैं। ज्यादा लाइफ किसकी है, 30-20% तक मेजर कौन है, प्री रिप्रोडक्टिव, 20% तक कौन है, रिप्रोडक्टिव, और 10% है उससे भी कम में कौन है, प्री रिप्रोडक्टिव वाले, है ना। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल की तो मैंने बताया कि कब भी आपको एज पिरामिड बनाना हो तो एक्स एक्सिस पर लिया जाता है परसेंट, पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है उस ग्रुप का, वाई एक्सिस पर एज डिफाइन करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले आ जाइए एज पिरामिड है क्या। इट्स अ पिरामिड। व्हाट इज पिरामिड? ऐसे जो आप बनाते हो, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ पिरामिड। obtained when the percent individuals of a given age, कि जब परसेंट इंडिविजुअल्स, कितने परसेंट इंडिविजुअल्स जो हैं एक गिवन एज के या एक एज ग्रुप के आप प्लॉट करते हो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एज पिरामिड। सो पिरामिड ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंट इंडिविजुअल्स एक गिवन एज के या एज ग्रुप के आप प्लॉट करते हो फॉर द पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज एज पिरामिड। सबसे पहले देखो आपके पास द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ एज पिरामिड दैट वी डिस्कस इज कॉल्ड एज द एक्सपैंडिंग, और इसकी कैसी शेप होती है, ट्रायंगुलर। ठीक है, अब आप खुद मुझे देखकर बताइए कि अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन की, अगर फीचर्स को बोला जाए, अब आप देखो यहाँ पर क्या फीचर्स आएंगे कि इस पॉपुलेशन का मेरे पास क्या है, वाइड बेस है, किसका, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का एक बहुत ज्यादा वाइड बेस है। अगर प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा हैं मतलब बच्चे ज्यादा हैं, वहां पर बच्चे ज्यादा होने का मतलब किसी जगह पर कि इस पॉपुलेशन का डेफिनेटली यहाँ पर इस पॉपुलेशन का क्या है, हाई फर्टिलिटी रेट,
ज्यादा फर्टाइल है पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ऑफस्प्रिंग्स दे आर गिविंग, तो आई कैन से क्लियरली कि ये पॉपुलेशन का मेरे पास क्या है, हाई फर्टिलिटी रेट है, दैट आई कैन ऑल्सो से। और ये एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है जो ग्रो कर रही है अच्छे से, है ना, एक्सपैंडिंग है, ग्रोइंग है, कोई भी टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है आप इसको बोल सकते हो। और लेकिन आपने एक और चीज नोटिस करा हो कि पॉपुलेशन आगे जाके ना एकदम से नैरो हो रही है, बिल्कुल पतली हो गई है आगे जाकर, पिरामिड जो है इसका रैपिडली नैरो हो रहा है। तो रैपिडली नैरो हुआ है क्या, रिप्रोडक्टिव फेज भी नैरो हुआ है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी नैरो होता है। देखो रिप्रोडक्टिव फेज भी बिल्कुल नैरो हो गया, पतला हो गया, आगे से जो है कर्व जा रहा है जो। यस अनिश, यू वांट टू से समथिंग? यस सर, इससे भी पतला हो सकता है क्या? क्या कह रहे हैं आप? मतलब जो एक उम्र है वो तो छोटा हो रहा है। हेलो। हाँ तो इस नहीं, आई एम जस्ट सेइंग ये क्या, हेलो मैं वही कह रहा हूँ, कैन यू हियर मी? हाँ सर बोलें। हेलो सर। यस अनिश स्पीक। हाँ जी सर बोलिए। फिर से बताइए ये कैसे हुआ? मैंने ये बात वाली, वो बहुत पॉपुलेशन है ना, काफी अच्छी परसेंटेज है उनका पॉपुलेशन में, हाँ। लेकिन उसके बाद जो अगला सेट ऑफ पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज थोड़ा कम है, ठीक है, बट काफी है। लेकिन जो उससे भी ऊपर वाली आ जाती पोस्ट रिप्रोडक्टिव, वो बहुत ही कम हो गई है, लाइक दिस। ओह। तो ये मुझे क्या क्या कंक्लूजन देता है, एक तो इसने मुझे ये बताया कि वाइड बेस है मेरे पास प्री रिप्रोडक्टिव वाले का, और क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव है बहुत ज्यादा, मतलब इस पॉपुलेशन में 0 से 15 साल वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं, दैट इज इंडिकेटिंग ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, इस पॉपुलेशन में फर्टिलिटी रेट है, मतलब इस पॉपुलेशन है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा फर्टाइल भी है, ठीक है। लेकिन अब एक और कंक्लूजन आता है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव वालों की कर्व या उनका जो पिरामिड है वो बिल्कुल आगे जाके बिल्कुल पतला हो जाता है, बिल्कुल नैरो हो जाता है। व्हाट इज दैट इंडिकेटिंग? ये इंडिकेट करता है कि जो 46 या अबव वाले लोग हैं इनका शॉर्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इनकी जिंदगी का जो लाइफ का एक्सपेक्टेंसी है शॉर्टर लाइफ है, बहुत देर तक जिंदा नहीं रह पाते हैं, दैट इज वाई ये कर्व आगे जाके पिरामिड बिल्कुल नैरो हो जाता है। और यही सिनेरियो है जो हमारा इंडिया की पॉपुलेशन का है। आप लोग को दिख जाती है चीज की ओल्ड एज वाले लोग, यहाँ 46 से ज्यादा वाले कुछ ही लोग होते हैं जो लास्ट 80 90 100 तक भी सर्वाइव करते हैं, एक टाइम तक उनकी एक्सपेक्टेंसी लाइफ की है ही नहीं। हमारी मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 ईयर्स होती है। यस देयर आर सम जो 110 120 तक जिंदा रह पाते हैं, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन मेजॉरिटी यही कहती है कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले का पॉपुलेशन परसेंटेज होता है ज्यादा। हमारी अगर पॉपुलेशन देखी जाए इंडिया की, उसके बाद रिप्रोडक्टिव, हमारे में पोस्ट रिप्रोडक्टिव बहुत कम होते हैं, हमारे में लाइफ एक्सपेक्टेंसी पोस्ट रिप्रोडक्टिव वालों की कम है। रीजन हो सकता है शायद बीमारियों की वजह से, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, ये वो, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, ये सारी चीजों की वजह से शायद वी कैन से, इस वजह से हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव आगे जाके बिल्कुल नैरो हो जाता है। नाउ अब समझ में आया? कोई डाउट है अब तो मुझे बताओ। नहीं सर। यस अनिश एंड अदर, क्लियर? यस सर। ठीक है, एंड बाकी के बच्चों प्लीज बताओ, बिल्कुल क्लियर है ना? एक दिमाग में विजुअलाइज कर लेना सारी सिचुएशन, एक्सीलेंट, बस एक थम्स अप दे दिया करो, दैट इज एनफ। आपको ज्यादा लिखने को नहीं बोल रहा, अपनी कॉपीज में नोट करो, फटाफट से कॉपी में नोट किया करो चीजों। यस मिलान, यू वांट टू से समथिंग? यही बोल नहीं, ठीक, नहीं बात करनी हाँ ओके, ठीक है दैट्स फाइन, समझ में आना चाहिए, चाहे आप चैट बॉक्स में चाहे मुझे बता दो, दैट्स द सेम थिंग। ये था सबसे पहली काइंड ऑफ पॉपुलेशन जो एक्सपैंडिंग है, ट्रायंगुलर कर्व, नॉट कर्व, ट्रायंगुलर पिरामिड होता है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन विद शॉर्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है कि जो 46 या अबव वाले जो हैं वहां पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव की शॉर्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है,
ऐसी पॉपुलेशन जिसमें फर्टिलिटी रेट काफी हद तक अच्छा है। ये है आपकी सबसे पहला एज पिरामिड। इंडिया में एंड इथियोपिया में डू गेट टू सी दिस सिचुएशन। इंडिया याद रख लो, दैट्स इनफ। कोई पूछेगा भी नहीं ज्यादा डिटेल में एग्जांपल, बट अगर पूछ ले तो उतना आपको मालूम होना चाहिए, अपने बारे में तो पता होना ही चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन का पिरामिड कैसा आएगा। एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन होती है हमारी। अब आ जाते हैं अगली पॉपुलेशन पे, स्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है, स्टेबल पॉपुलेशन का देखो, इसको अगर आप नॉर्मली तरीके से बनाओ अगर इसका पिरामिड, तो आप इसको इस तरीके से बना देते हो, बहुत सिंपल तरीके से ऐसे। ये बन जाता है मेरे पास एक्सपैंडिंग का पिरामिड। जो स्टेबल पॉपुलेशन का जब आप पिरामिड बनाते हो वो ऐसा बनता है। तो दैट इज वाई इसका जो एग्जैक्ट शेप है वो ऐसा होता है। इसको बोला जाता है बेल शेप्ड। आनिश प्लीज अभी आप अपना कैमरा सॉरी ऑडियो म्यूट कर सकते हो बिकॉज डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा सा। जब डाउट हो तब पूछ लेना। ये इसके पास ऐसा होता है इसका, अगर आप पिरामिड बनाकर देखो रफली इट लुक्स लाइक दिस। सबसे नीचे आपके प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव के बाद आपके पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव, सॉरी प्री रिप्रोडक्टिव के बाद रिप्रोडक्टिव, एंड लास्ट में मेरे पास है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो आप मेरे को इस चीज में आप देखो खुद ही, आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, इस पॉपुलेशन में सिनेरियो कुछ ऐसा है। हाँ, इस सिनेरियो में कुछ ऐसा है, देखो सीन, कि जो रिप्रोडक्टिव वाले हैं और प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं, कितना अच्छा तरीका है। रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव वाले ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वालों की भी एक्सपेक्टेंसी लाइफ की ज्यादा है। रादर देन इतना होता वो काफी अच्छा है, रादर देन जस्ट लेट मी, एक तो यार एक मिनट रुको, लेट मी जस्ट इरेज दैट। ओके, रादर देन की पॉइंटेड एक नैरो पिरामिड होता, वो डोम शेप है, मतलब काफी ज्यादा बेटर एक्सपेक्टेंसी है पोस्ट रिप्रोडक्टिव वालों की भी। पहले मैं एग्जांपल बता देता हूं इसका। कंट्रीज लाइक यूएसए, द डेवलप्ड कंट्रीज, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, है ना। एक डेवलप्ड कंट्री जो काफी डेवलप हो चुकी है, उसकी हालत ऐसी है। दैट इज क्वाइट गुड इन दिस सिनेरियो। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि यहां पर व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन से, कि जो प्री रिप्रोडक्टिव है और रिप्रोडक्टिव है, इनका ऑलमोस्ट सिमिलर विड्थ है, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं ये, ऑलमोस्ट, राइट। और आप ये देख सकते हो कि यहां पर जो इनका फर्टिलिटी रेट है वो भी काफी अच्छा है। लाइक अगर मैं बात करूं, फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। फर्टिलिटी रेट जो है इनका, here you can say that fertility rate जो है it is of about replacement level। ठीक है, अगर आप एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन के लिए, लेट्स से इमेजिनरी आप एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन के लिए बोल सकते हो कि फर्टिलिटी रेट, लेट्स से आप एक टर्म होती 2.1 से ज्यादा, 2.1 से ज्यादा फर्टाइल होगा वो, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्टिलिटी रेट है। लेकिन जब आप एक स्टेबल पॉपुलेशन की बात करते हो, जब आप एक स्टेबल पॉपुलेशन की बात करते हो, फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट 2.1 के बराबर आता है। क्राइटेरिया लिया जाता है 2.1, 2.1 के ऑलमोस्ट बराबर, ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है फर्टिलिटी रेट किसका, एक स्टेबल पॉपुलेशन का। लेकिन अब आपने एक चीज नोटिस करिए कि जो इस पॉपुलेशन का जो मेरे पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा वाइड है ना, काफी वाइड है। अगर आप इसको पिछले वाले पिरामिड से कंपेयर करो तो कितना वाइड है इसका पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाला जो एरिया है। दैट मीन्स दे हैव अ लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कि इन कंट्रीज में अगर आप बात करी जाए कि पीपल विच आर 46 एंड अबव, उनका काफी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉपुलेशन में ज्यादा सर्वाइविंग है। डेफिनेटली आप कह सकते हो बेटर लाइफ, आप कह सकते हो लाइफस्टाइल की चीजें हैं, डिजीज कम है, या आप कह सकते हो कि उनके तौर तरीके जीने के, अपना ख्याल रखने के, है ना, दे हैव देयर ओन वे ऑफ लिविंग, काफी डिफरेंट है फ्रॉम आवर कंट्रीज। फॉर दैट रीजन उनका लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है ऑफ दैट एज। तो आप ये देखो कि वैसे ही बोला जाता है कि हमें अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, है ना, रादर देन सेंडिंग देम इन ओल्ड एज होम्स एंड ऑल दैट थिंग, वो सारी बात करी जाती है। पर पॉपुलेशन में देखो बायोलॉजिकली भी ये प्रूव है कि हमारी पॉपुलेशन इस तरीके से गई है, इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है कि हमारे जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले जो लोग आ जाते हैं उसमें पॉपुलेशन आपकी डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है। उसके बाद उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज्यादा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है, बिकॉज वही तो अपने खुद की लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल की हैबिट्स भी हो सकती हैं। बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, टेंशन है,
फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये वो, हेल्थ कंडीशंस होने के बाद इलाज ना हो पाना, है ना, बहुत सारी फैक्टर्स आते हैं. दैट इज व्हाई वी आर एट डेवलपिंग स्टेज ना. तो उस वजह से एक शॉर्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी पॉपुलेशन की है. एंड अ कंट्री लाइक यूएसए हैज अ स्टेबल एज पिरामिड विद अ लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड अ बेल शेप्ड कर्व दैट यू गेट. ठीक है, समझ में आया ये सबको? इज दिस पिरामिड क्लियर? सर या सर ये क्या इंडिया का एक पिरामिड है? मतलब समझा नहीं मैं. मतलब ये क्या इंडियन पॉपुलेशन का एक पिरामिड? या आई मीन दैट इज हाउ दे हैव डिफाइंड. ये जो पॉपुलेशन इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक डिफाइन करा है कि हर एक कंट्री का किस तरीके का पिरामिड है पॉपुलेशन का. उस कंट्री की अगर आपसे कोई भी कभी पूछे, आपको डिफाइन करनी पड़े एज इकोलॉजिस्ट इस कंट्री की पॉपुलेशन कैसी होगी, तो आप डिफाइन करोगे इन अ कंट्री लाइक इंडिया एंड इथियोपिया, आई वुड से कि वहां की पॉपुलेशन एक्सपैंडिंग ही है. ये चीजें कैसे पता चलती हैं? जब आफ्टर एवरी 10-11 ईयर्स पॉपुलेशन का सेंसस होता है, वहां पर देखा जाता है कि हर एज ग्रुप के कितने लोग हैं, उनको पूरा काउंट करके डेटा बनाकर ही ये एज पिरामिड बनता है. दिस इज नॉट समथिंग कि किसी ने अज्यूम करके इमेजिन करके अच्छा ऐसा होगा चलो ऐसा होगा, नहीं. प्रॉपर डेटाज के अकॉर्डिंग, हर एक चीज के अकॉर्डिंग प्रूव करी जाती हैं सारी चीजें. आप एज ग्रुप्स का पूरा डेटा लेते हो कि प्री प्रोडक्टिव वाला इतना डेटा आया इस साल, पिछले साल इतना था, आने वाले और सालों में इतना हुआ. दैट इज हाउ वी मेक दिस पिरामिड. इंडिया के लिए ये डिफाइंड है एज पिरामिड, एंड फॉर यूएसए स्टेबल पिरामिड इज डिफाइंड. ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? थम्स अप दे दिया करो चैट बॉक्स में जैसे टॉपिक कोई कंप्लीट होता है, ताकि मुझे पता रहे कि आई कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, हाँ जी, अनिश एंड अदर्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? फाइन फाइन, दैट्स परफेक्ट. ठीक है, एक बार देख लो, कोई किसी को कुछ एक्स्ट्रा नोट करना है, यू कैन ऑल्सो नोट दैट. ठीक है, परफेक्ट. ओके, अब आ जाते हैं हम एक अगले टाइप पे, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एज पिरामिड. एज पिरामिड जहां पर, पहले कंट्री का नाम बता दूं, इन कंट्री लाइक जापान. जापान लाइक कंट्री के लिए डिफाइंड है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. अगर आपने कभी एक फ्लास्क या देखा हो, एक तरीके का फ्लास्क आता है, अगर आपने कभी देखा हो इस तरीके का, ऐसा एक फ्लास्क आता है. फ्लास्क बहुत तरीके के होते हैं, ऐसा भी एक फ्लास्क आता है. ठीक है, यहां से ज्यादा चौड़ा है, ऊपर से नीचे से नैरो है, और सेंटर में मस्त है एकदम. तो ये शेप होती है अर्न शेप. दैट इज वाई डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की कोई शेप पूछे, आप बोलोगे अर्न शेप. अर्न शेप होता है फ्लास्क जैसा. इस पॉपुलेशन की शेप ऐसी है, इनका पिरामिड ऐसा होता है. ये है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या हो रहा है कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स रिप्रोडक्टिव वाले से क्या है, नैरो है. यहां पर तो हाल ऐसा हो गया कि जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले थे वो ही काफी नैरो हो चुके कंपेयर टू आपका ये रिप्रोडक्टिव वाला. जस्ट वेट. ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करता हूं यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को, किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, विद रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो प्री रिप्रोडक्टिव वाले यहां पर क्या हो गए हैं, बिल्कुल नैरो हो चुके हैं. तो ये इंडिकेट करता है कि इनका तो फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा ही कम है, कि पॉपुलेशन चाहे रिप्रोड्यूसिंग है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, बट फर्टिलिटी ही नहीं है. फर्टिलिटी रेट तो अगर मैं वो 2.1 लेकर चलूं, स्टेबल जो आपको एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में 2.1 से ज्यादा था फर्टिलिटी रेट, स्टेबल पॉपुलेशन में एक 2.1 एक पैरामीटर जस्ट चूज कर रखा है, स्टेबल पॉपुलेशन में अप्रोक्सीमेटली 2.1 के बराबर. यहां पर मेरे पास, आपके पास, दे हैव अ फर्टिलिटी रेट लेस देन 2.1. इनका फर्टिलिटी रेट आप कह सकते हो काफी लो है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ श्रिंकिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग या श्रिंकिंग काइंड ऑफ पॉपुलेशन. और अर्न शेप होती है URN, प्लीज इसको याद रखना. ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव है, ये आपका रिप्रोडक्टिव फेज है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव है. लेकिन स्टिल डिफरेंस एक ये है कि एक बात, लेकिन एक और ऑब्जर्व करी है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव इज स्टिल बेटर. प्री रिप्रोडक्टिव से भी अच्छा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव अच्छा है. तो दैट मीन स्टिल इन कंट्रीज में भी, कैन यू इमेजिन कि चाहे इस कंट्री में
आपके जो प्री रिप्रोडक्टिव वाली पॉपुलेशन है वो कम है, बट स्टिल पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले आर बेटर। तो दैट इज वाई इनके पास भी एटलीस्ट लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो आप ये देखो कि ओनली इन अ कंट्री लाइक इंडिया एंड इथियोपिया, और कुछ और भी होती हैं कंट्रीज। यस पापन, यू वांट टू से समथिंग? सर अंडमान की जो आदिवासियां है वो उसका पॉपुलेशन ऐसा है ना? देखो ये हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का एक अलग लेवल है पॉपुलेशन का। वहां पर मेल और फीमेल का भी अगर पिरामिड बनाएंगे ना, तो मेल वाला अलग से बनता है, फीमेल वाला अलग से, मतलब डिवाइड करके बनाते हैं। बट इट इज ऑल ओवर फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, फॉर ऑल सर ओवर ये डिफाइंड है। हाँ जी। सर मेल एंड फीमेल क्या सेम होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दैट डिपेंड्स। अब जैसे कि अब आप ये देखो, जब आपको मैंने स्टेबल एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन दिखाया था, तो एक्सपैंडिंग में डिपेंड करता है यहाँ पर फीमेल का। देखो वो डिपेंड करता है कि जब पॉपुलेशन का सेंसस आया, उसमें आपने क्या चेंज ऑब्जर्व करा। क्या उन 10 सालों में, 8-10 सालों में फीमेल की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली डिक्रीज करी, मेल की इंक्रीज करी, या एक हेल्दी सेक्स रेशियो रहा कि मेल और फीमेल दोनों बराबर थे। दैट इज हाउ दे डिफाइन दिस थिंग। तो अगर हो सकता है मेल वाला ज्यादा होगा, तो ये थोड़ा सा उधर को शिफ्ट कर जाएगा कि ज्यादा है थोड़ा। लेकिन अगर ऐसा हुआ, otherwise most populations they tend to maintain एक healthy sex ratio। state wise differences आ जाते हैं, but not all over India, that is not happening। अगर किसी स्टेट में आप कह सकते हो फीमेल पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस कम है, तो शायद ऐसी भी स्टेट्स हैं हमारे पास जहां फीमेल पॉपुलेशन कंपैरेटिवली उन स्टेट से ज्यादा है। तो एक बैलेंस मेंटेन हो ही जाता है ऑल ओवर, हेल्दी सेक्स रेशियो वाला। सर अंडमान की जो आदिवासी है या वो उसका पॉपुलेशन तो डिक्रीज कर रहा है, आदिवासी अंडमान की। सी देखो, अल्टीमेटली अगर जो चीजें डिक्रीज हो रही है, तो ये एक जनरल चीज है। ऐसा नहीं है कि ये वाला पिरामिड अगर मैं बोलूं कि ये 2022 के लिए डिफाइंड है ना। एक जनरल डिफाइंड है कि यही है हाल अभी तक, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी हम डेवलप्ड नहीं हो चुके हैं। दिस इज अ पिरामिड फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, इथियोपिया, और भी बड़ी सारी कंट्रीज हैं, आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है। बट दिस इज अ पिरामिड फॉर डेवलपिंग कंट्री, ऐसा ही हाल है। दैट इज इट, यही एक सिनेरियो है कि इन टोटल अगर मैं देखूं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव आर नैरोइंग, प्री रिप्रोडक्टिव इज स्टिल बेटर। आप एक अंडमान की बात कर रहे हैं, दैट इज फाइन, बट वी आर नॉट डिफाइनिंग द पिरामिड्स स्टेट वाइज या कंट्री वाइज या टेरिटरी वाइज, वी आर डिफाइनिंग इट ओवरऑल। कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां शायद प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज्यादा ही कम हो, बट शायद कुछ ऐसी भी तो जगहें हैं जहां प्री रिप्रोडक्टिव इज एट एक्सट्रीम्स बहुत ज्यादा है, तो वो एक चीज बैलेंस हो जाती है। तो दैट इज वाई ये पिरामिड ऑल ओवर पूरी पॉपुलेशन के लिए आया है इन सर्टेन ईयर्स। एक साल का नहीं है, 2 साल का नहीं है, अराउंड जब पॉपुलेशन सेंसस आया, मे बी 10, 12, 11 ईयर्स, जितना पूरा वो टाइम है उतने में पूरा ऑब्जर्व किया जाता है कि शायद 1-2 सालों में शायद अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई तो उससे पहले ज्यादा बेटर थी। तो वो सारी चीजें ऑन एन एवरेज लेकर वी कंक्लूड दिस थिंग कि फॉर अ डेवलपिंग कंट्री वी गेट एक्सपैंडिंग ट्रायंगुलर ग्रोइंग काइंड ऑफ एज पिरामिड, फॉर डेवलप्ड कंट्री वी गेट अ ग्राफ, or sorry, which get a pyramid which is well shaped and stable, and for a country like Japan we get a declining or shrinking population with urn-shaped pyramid। ठीक है, is it all clear? Yes everyone, is it all clear to you? बहुत सिंपल है, बेसिक्स पता होने चाहिए, दैट्स इट। कोई एक्स्ट्रा फालतू के डिटेल क्वेश्चन नहीं आते इस टॉपिक से। हाँ जी, टोपी खातून, मिलान, अर्घ्या, अंकन, इंशा, सलोनी, ईशा, प्रीतम, बपन, अनिश, रोहन, बानी एंड अदर्स, प्लीज लेट मी नो, जस्ट एक थम्स अप दे दो, दैट इज इनफ फॉर मी। ठीक है, तो ये समरी है ये। हाँ जी कहिए। क्लियर है सर। ओके परफेक्ट। तो ये हमने कंक्लूड कर दिया है, एज पिरामिड एक्सपैंडिंग है, स्टेबल है, डिक्लाइनिंग है। दैट इज ऑल व्हाट वी हैव कंक्लूडेड। तो देखो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ लिए, बर्थ रेट पढ़ा, डेथ रेट पढ़ा, सेक्स रेशियो पढ़ा, एज पिरामिड पढ़ा, ये तो समझ में आ गई पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स। अब आ जाओ इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज ऑन एन इकोसिस्टम, कि एक इकोसिस्टम में क्या इफेक्ट होगा पॉपुलेशन चेंज का। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, तो उस इकोसिस्टम में क्या फर्क पड़ेगा। लेट्स वॉच इट, लेट्स देखते हैं वो क्या होता है। तो आप इमेजिन करो, अब एग्जांपल थोड़ा सा लंबा है, बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो
वी आर स्टडिंग इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज ऑन एन इकोसिस्टम, कि अगर इकोसिस्टम में पॉपुलेशन चेंज हो रही है तो क्या फर्क होगा उसका। तो इसमें आपको क्या दिखा रखा है उन्होंने पिक्चर में, दे हैव शोन यू लाइक यहाँ पर आप इन्होंने शो कर रखा है सिल्वर फिश, या आप इसको एशियन कार्प सिल्वर फिश आपको शो कर रखी है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला अपने आसपास के हैबिटेट में ये आसपास की जो फिशेस हैं उनके लिए खतरा है, बट एक थ्रेट की फॉर्म में प्रेडेटरी फिश है एशियन कार्प। अब हुआ क्या, ये जो फिश है अल्टीमेटली क्या हुआ, द मिजोरी लेक इन द यूएस हाउस द नेटिव पैडल फिश। अब एक केस मैंने आपको समझाया, एक एग्जांपल मैंने आपको देकर बताया कि यहाँ पर एक फिश है एशिया की जिसको आप एशियन कार्प या सिल्वर कार्प बोलते हो, बहुत ग्रेसफुल लग रही है फोटो में, बट अपने बाकी जितनी भी आसपास की फिश है उसके लिए खतरा है, बिकॉज इट इज वेरी प्रेडेटरी फेरोशियसली फीडर फिश है। दूसरा केस मैंने आपको बोला कि मिजोरी लेक इन यूएस, वहां पर एक बहुत अच्छी नेटिव होती है उस जगह की, नेटिव मतलब उस जगह पे रहने वाली, ठीक है, वहां की फिश है ये पैडल फिश। ये जो फिश है पैडल फिश, ये वहां के जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे प्रोटिस्टा लेक में फ्लोट करते हैं, उन पर फीड करती है। या आप ये कह सकते हो कि ये जो प्लैंक्टन्स हैं उस वाटर बॉडी में इस पैडल फिश का मेजर खाना है, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बोला कि एशिया में मेरे पास, एशियन कंट्रीज में, एशियन रीजन में मेरे पास एक एशियन कार्प नाम की फिश है। दूसरी तरफ मैंने बोला कि यूएस में मिजोरी लेक में मेरे पास एक पैडल फिश है जो वहां के प्लैंक्टन्स पर फीड करती है, ठीक है। अब क्या करा अल्टीमेटली, ठीक है, तो यू कैन सी दिस इज फीडिंग ऑन द फाइटोप्लैंक्टन्स ऑफ दैट एरिया। चलो, खाना खाते हुए भी देख लिया मैंने इसको। अब क्या हुआ, 1900s में सिल्वर कार्प जो एशिया को बिलोंग करती थी, जिसकी पहले फोटो दिखाई थी मैंने आपको, उसने वहां के फिश फार्म्स को एस्केप कर दिया, वो भाग गई वहां से। एंड जो फिश फार्म्स एक्वाकल्चर में यूज करा जाता था, एक्वाकल्चरल तरीकों में यूज करा जाता, फिश फार्मिंग में यूज करा जाता था, अब ये फिशेस ने एस्केप करा, यूएस के लेक्स में पहुंची। वहां पर इन्होंने क्या करा, मिजोरी पर आ गई फिश, आते ही इसने वहां के फाइटोप्लैंक्टन्स पर फीड करने लग गई, जो किसका खाना था, पैडल फिश का खाना था। एशिया की जो सिल्वर कार्प फिश थी भाग कर आई, वहां से भाग गई, एस्केप कर दिया अपना एरिया, यूएस के मिजोरी लेक में इसने वहां का अवेलेबल फूड, अवेलेबल प्लैंक्टन्स पर खाना शुरू कर दिया। इतना खाया, इतना फीड करना शुरू करा कि आसपास जो वहां की नेटिव, वहां की रहने वाली पैडल फिश थी, उसके लिए फाइटोप्लैंक्टन्स उतने बचे ही नहीं, इतना फीड करा इसने। अब क्या हुआ, ये एस्केप्ड जो फिशेस थी, आपकी जो सिल्वर कार्प फिश थी, इसने इतना ज्यादा एक्सेसिवली फीड करना शुरू कर दिया वहां पर जो भी खाना मौजूद था मिजोरी लेक में, कि अल्टीमेटली बहुत ही कम और ना के बराबर खाना बचा वहां की पैडल फिश के लिए। तो बेसिकली, यस अनिश, यू वांट टू से समथिंग? हाँ सर, सर अगर कोई भी जीव का इंक्रीज होता है तो और भी जीव का तो इंक्रीज नहीं भी हो सकता। मैं समझा नहीं, किस तरीके, किस रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हैं? सिल्वर कार्प जो फिश के बारे में आपने बताया, उसका अगर इंक्रीज हुआ तो और इंक्रीज नहीं हुआ? नहीं, मैंने बोला वो एशियन कंट्रीज, एशियन एरिया में थी, वहां पर एक्वाकल्चरल प्रैक्टिसेस में, फिश फार्मिंग में उसको यूज करते थे, लेकिन वो वहां से भाग गई, उसने एस्केप करा और वो एक नई जगह पर आ गई, दैट वाज मिजोरी लेक ऑफ यूएस, जहां पर पहले ही पैडल फिश रह रही थी। जिस खाने पर पैडल फिश फीड कर रही थी, इसने उसका खाना खाना शुरू कर दिया। इतना खाया कि सारा खाना ही ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया, और इतना ज्यादा, और जैसे ही खाना खाएगी रिप्रोडक्शन करेगी, अपना मस्त एकदम रिप्रोड्यूस भी करा, उसका नंबर बढ़ने लगा, खाने पे और फीड करने लगे, तो प्लैंक्टॉन्स मतलब जो खाना था सिल्वर फिश का, वो भी अब कम होने लग गया। तो इसलिए क्या हुआ, सारा खाना तो सिल्वर फिश खाने लग गई थी, ये डोमिनेट करने लग गई उस जगह पर, तो वहां पर जो एक्चुअल में रहा करती थी कल को पैडल फिश, उनके नंबर्स में रिडक्शन आने लगा, ठीक है, उनके नंबर्स में रिडक्शन आने लगा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। हाँ जी बोलो सर। तो जीव का जो पिरामिड है, तो हर एक जीव के लिए हर एक रकम का होगा?
हर एक नहीं देखो, जो हम एज पिरामिड बताते हैं वो पॉपुलेशन के लिए बताते हैं, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बताते, कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म के लिए ओ नहीं बताते हैं, ठीक है। ओ ठीक है सर, ठीक वे है। ऑल ओवर पॉपुलेशन के लिए बताएंगे। जैसे हमने अभी ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करी है, अभी तक हमने कोई डिफाइन, अगर हम और डिटेल स्टडीज में शायद बुक स्टडी करें, शायद हमारे पास बर्ड्स के अलग पिरामिड्स हो, फिश के अलग पिरामिड्स हो, बट वो पिरामिड अलग चीज थी, दैट वी डिफाइंड फॉर अ ह्यूमन पॉपुलेशन फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि सिल्वर फिश एशियन फिश थी, एक नई जगह पर गई, उस नई जगह पर रहने वाली जो नई जगह पर एक्चुअल में पैडल फिश रहती थी, वो जिस खाने को खा रही थी, इसने उसके खाने पर इतना फीड करा, अपने आप को इतना बढ़ाया, अपना नंबर इंक्रीज करा कि अल्टीमेटली वहां पर जाने के बाद जो एक्चुअल में रहा करती थी बेचारी पैडल फिश, उसका पॉपुलेशन में रिडक्शन आ गया, ठीक है। उसके पॉपुलेशन में रिडक्शन आया तो पैडल फिश को खाने वाले प्रीडेटर भी कम हो गए, दैट इज वेरी सिंपल, है ना। तो पैडल फिश की पॉपुलेशन कम हुई क्योंकि उसका खाना कोई और मछली आकर खा गई। पैडल फिश अगर कम होगी तो पैडल फिश को खाने वाला जो उसका प्रीडेटर है, उसका दुश्मन है, उसे खाने वाला ऑर्गेनिज्म है, मे बी अ व्हेल, कुछ भी हो सकता है, लार्ज फिश हो सकती है, कोई प्रेडेटरी फिश हो सकती है, तो उसकी पॉपुलेशन में भी डिक्रीज आ जाएगा, तो पूरा इकोसिस्टम का तो बैलेंस ही खराब हो जाएगा। तो ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से अगर किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी तरीके से एक स्पीशीज की पॉपुलेशन में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो वो पूरे तरीके से पॉपुलेशन साइज ऑर्गेनिज्म का अफेक्ट करती है, और ये एक्सप्लेन करता है उसकी हैबिटेट के बारे में कि वो कैसी कंडीशन में रहती थी या नहीं रहती थी, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कि किसी भी आप कह सकते हो स्पीशीज की पॉपुलेशन में जब चेंज आता है वो पूरे इकोसिस्टम के बैलेंस को कैसे बर्बाद करके रख देता है, दैट इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड हियर। फाइन, क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? ठीक है, एक्सीलेंट। तो अल्टीमेटली यू हैव सीन किस तरीके से कंपीट किया इसने और डोमिनेट करा, किसने? सिल्वर फिश ने। किसके साथ कंपीट किया? पैडल फिश के साथ, और उसको भगा दिया। उसको तो भगाया, जो उसका प्रेडेटर था उसको भी नुकसान पहुंचा दिया। प्रेडेटर को खाने ही नहीं मिलेगा, वो कहेगा मेरी पैडल फिश कहां गई, पैडल फिश तो गायब ही हो गई क्योंकि पैडल फिश को खाना ही नहीं मिला था, राइट। दैट इज हाउ इट हैपेंस। वही चीज लिखी हुई है इसने। तो अब आप ये देखो कि इकोलॉजिकल प्रोसेस, कहता है इकोलॉजी में बड़ी सारी प्रोसेसेस होती हैं हमारे आसपास, कि आउटकम क्या है एक जगह, मतलब मान लो एक स्पीशीज दूसरी, एक लायन और टाइगर मान लो आपस में कंपीट करें कि उनको एक डियर को खाना है, तो आउटकम ऑफ कंपटीशन विद अनदर स्पीशीज, की एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ कंपीट कर रही है, कंपटीशन कर रही है, उसका रिजल्ट क्या आएगा? इम्पैक्ट ऑफ अ प्रीडेटर। प्रीडेटर क्या होता है? एक लार्ज ऑर्गेनिज्म जो किसी भी उससे वीकर ऑर्गेनिज्म को हानि पहुंचा सकता है, उस प्रीडेटर का क्या इफेक्ट होगा? अगर आप एक फील्ड में पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को किल करने के लिए अपने पौधों पर अप्लाई कर रहे हो, ये सारी चीजें आप इवैल्यूएट करते हो पॉपुलेशन साइज से। अगर आपको पॉपुलेशन का साइज ही नहीं मालूम, आप नहीं बता सकते कि उस जगह पर कंपटीशन का क्या रिजल्ट हुआ होगा, वहां पर प्रेडेटर ने क्या इफेक्ट डाला होगा, वहां पर पेस्टिसाइड, आप एक फील्ड की पॉपुलेशन देख रहे हो, प्लांट पॉपुलेशन देख रहे हो, वहां पर पेस्ट पॉपुलेशन देख रहे हो, आपको पॉपुलेशन का साइज ही नहीं मालूम, आप नहीं बता सकते कि पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन से क्या इफेक्ट आया होगा। आप हर एक पौधे पर तो जाकर ढूंढोगे नहीं ना कि एक इंसेक्ट मरा, 2 मरे, 3 मरे, 4 मरे, दैट वी कैन नॉट डू दैट। दैट इज हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन साइज। अब एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, दैट वी हैव टू डिफाइन। जस्ट वेट, ओके फाइन। पॉपुलेशन डेंसिटी, अब एक्सप्लेन करते हैं हम इस चीज को। अब यहां पर मेरे पास एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन्स का, कहां की? इन भरतपुर वेटलैंड। भरतपुर कहां पर है? राजस्थान में है, ठीक है। तो साइबेरियन क्रेन्स का एग्जांपल है। तो पहले मैं आपको एक चीज यहां पर लिखवा ही देता हूं, एक्चुअली यहां पर लिखा नहीं जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी का ना आप एक डेफिनेशन छोटा सा लिख लो, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो अगर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सप्लेन करना हो, हाउ यू डिफाइन दैट, यू से इट इज द concentration, please write it down, concentration of individuals, concentration of individuals within a species in a specific
ज्योग्राफिकल और जियोग्राफिक एरिया, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर स्पीशीज के इंडिविजुअल्स की कंसंट्रेशन क्या है, कितने हैं, ठीक है। दैट इज हाउ यू डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी, रिमेंबर दैट, ठीक है। कि मान लो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ 100 इंसेक्ट है जो रहते हैं इन एन एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर, है ना, तो आप ये कह सकते हो कि पर स्क्वायर मीटर वहां पर एक इंसेक्ट है। अगर एक 100 स्क्वायर, अगर मैं बोलूं कि 100 स्क्वायर मीटर, इफ आई एम सेइंग कि 100 स्क्वायर मीटर, इसको इस तरीके से लिखना चाहिए, इफ आई एम सेइंग कि मेरे पास एक पर्टिकुलर एरिया में 100 स्क्वायर मीटर में मेरे पास 100 इंसेक्ट है, तो क्लियरली आप ये कह सकते हो कि देयर इज 1 इंसेक्ट पर स्क्वायर मीटर। तो ये चीज जब आप एक्सप्लेन करते हो ना, डेंसिटी, इंडिविजुअल्स की कंसंट्रेशन क्या है विद इन अ स्पीशीज एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया में, इसको बोला जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब जैसे कि क्लेमाइडोमोनस है, क्लेमाइडोमोनस के केस में आप पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे आप बता सकते हो। अब पॉइंट यही है कि आपने एक चीज बोली, मैंने अभी बोला आपके सामने कि मान लो 100 मीटर स्क्वायर में 100 इंसेक्ट थे, तो मैंने बोला कि एक इंसेक्ट होगा पर स्क्वायर मीटर। वैसे ही आपके सामने क्लेमाइडोमोनस है, मैं काउंट करके बताऊं तो क्या पॉपुलेशन डेंसिटी आप हमेशा ही नंबर्स की टर्म में निकालोगे, ये क्वेश्चन आ जाता है। क्या पॉपुलेशन डेंसिटी आप हमेशा मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? मैं समझा नहीं अनिश, आप इस रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप मुझसे? जस्ट वेट। यस अनिश, क्या पूछ रहे हैं आप? कैन यू टेल वाया ऑडियो? जो डेंसिटी है वो क्या साइज के ऊपर निर्भर करता है? नहीं, देखो पॉपुलेशन का साइज क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन, एक पूरी पॉपुलेशन में कितना इंडिविजुअल है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस जब आप बोलते हो पॉपुलेशन, रुको मैं मार्कर चेंज करूं एक बार, तो देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू डिफाइन पॉपुलेशन साइज एंड व्हेन यू डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज तो मेरे पास क्या हुआ, इट इज दी, ये चीज लिख लो सभी लोग, इट इज दी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल है। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी की जब आप बात कर लेते हो, आई डिफाइन इट एज एवरेज, एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। लेकिन पॉइंट ये आता है, यहां पर आप बात करते हो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। जब आप डिफाइन करते पॉपुलेशन डेंसिटी आप एवरेज में लेते हो और आप बात करते हो पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन जब आप पॉपुलेशन साइज बताते हो, वो आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक पूरी पॉपुलेशन में क्या है वो आप बता सकते हो। फाइन, इज इट क्लियर? तो दोनों अलग चीज है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इफ क्लियर है सर? ठीक है, एक्सीलेंट, ठीक है। ठीक है। अब यही बात आया कि क्या पॉपुलेशन डेंसिटी आप हमेशा मेजर करोगे नंबर्स की फॉर्म में, देन इट वुड बी अ वेरी रॉन्ग थिंग टू से दैट। क्यों? अब आपके सामने इतना बड़ा पेड़ है, आपके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ शो करा है और नीचे कुछ एक अलग से वेजिटेशन है। अब यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक एक केस है, मान लीजिए यहाँ पर एक ये एरिया है, यहाँ पर कैरेट ग्रास जिसको पार्थिनियम बोलते हैं, 200 कैरेट ग्रास के प्लांट्स हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ मेरे पास एक बैनियन ट्री है, एक एरिया है, उस एरिया में 200 बैनियन ट्री, सॉरी 200 कैरेट ग्रास है और एक बैनियन ट्री है। अब अगर आप सिर्फ नंबर्स की टर्म से बात करते होते तो आप बोलोगे पॉपुलेशन डेंसिटी जो कैरेट ग्रास की है वो बहुत ज्यादा है, आपको अगर नंबर की टर्म्स नहीं बताना हो। बट एक्चुअल में द पॉइंट इज दैट, मेन चीज क्या है, अगर आपसे पूछो, चलो आप लोग मुझे बताओ यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी किसका ज्यादा है, व्हाट डू यू थिंक इस केस में? मैंने आपके सामने दो बातें रखी हैं, अब आप मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी किसका ज्यादा है, आइदर इट इज फॉर 20 कैरेट ग्रास या फॉर 1 banyan tree? 20 कैरेट ग्रास का। यार आपका वॉइस बहुत वीक आ रहा है मिलान। हाँ जी बताओ बच्चों। आप टाइप कर सकते हो, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है आपका ऑडियो। अच्छा, आप लोगों को कैरेट ग्रास लगता है, ठीक है। हाँ जी, और कोई एनीवन इन द क्लास?
एरिया के ऊपर मतलब बेस करके तो कैरेट ही लगता है। देखो देखो मैंने आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दिया था कि कैरेट ग्रास एक जगह पर 200 है और उसी जगह पर एक बैनियन ट्री है। अब लेकिन अगर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी हो देन दे आर सेइंग कि पॉपुलेशन डेंसिटी आप हमेशा ही सिर्फ नंबर्स के बेसिस पर नहीं बताते हो, यू ऑल्सो मेजर इट इन डिफरेंट टर्म्स। कैसे? देखो एक चीज तो आप ये कह सकते हो कि चलो नंबर ऑफ प्लांट्स के बेसिस पर 200 इसके हैं, एक इसका है, तो शायद कैरेट ग्रास का ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगा। बट एक्चुअली इफ आई टॉक अबाउट बायोमास, टोटल मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कितना बायोमास है, उसके बायोकेमिकल पर्सपेक्टिव्स के बेसिस पर कितने शुगर्स हैं, लिग्निन है, सेल्यूलोज है, फैट्स है, प्रोटीन्स हैं, उसके मुताबिक देखा जाए तो banyan tree will have a greater biomass compared to the carrot grass. That is why सिर्फ नंबर्स के बेसिस पर डिफाइन करना इज अ वेरी रॉन्ग फैक्टर। आप सिर्फ नंबर्स के बेसिस पर ही किसी का डिफाइन नहीं कर सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, ये चीज समझ में आया? यस क्योंकि देखो टोटल काउंट बहुत आसान था। अगर मैं बोलूं टोटल काउंट, ये तो टोटल काउंट था ना, टोटल काउंट मेरे लिए बहुत ज्यादा आपको शायद एक्यूरेट लग जाता है, इट इज मोस्ट एक्यूरेट ऑफ कोर्स, और ये टाइम कंज्यूमिंग है। आपने कितने आसानी से बोल दिया कि 200 वाले का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगा कंपेयर टू 1 ट्री, बट ऑफ कोर्स हमारे पास बायोमास का भी एक केस आता है जहां पर एक सिंगल बैनियन ट्री का बायोमास बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू दोज पार्थेनियम ग्रासेस, तो वहां पर मेरे पास पॉपुलेशन डेंसिटी की बात बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है, चलो अब एक बात आ जाता है, अगली चीज आ जाती है रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? अब रिलेटिव का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो आप पहला पिक्चर देखो, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लो पॉपुलेशन है फिश का, यहाँ पर आपको हाई पॉपुलेशन दिखाई दे रहा है। तो रिलेटिव पॉपुलेशन होता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रिलेटिव टू अनदर पॉपुलेशन। इसका कोई डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट इज इट। इसके बारे में कोई आपसे कोई डिटेल में कुछ भी नहीं पूछेगा, दैट इज इनफ। अब उसके बाद आ जाता है कौन से फैक्टर्स आपकी एक पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले आ जाता है प्रीडेशन प्रेशर। उस जगह पर प्रीडेशन का, व्हाट इज अ प्रीडेशन प्रेशर, कि वहां पर जो पॉपुलेशन है उसको खाने वाले प्रीडेटर्स कितने हैं, है ना। व्हाट इज अ प्रीडेटर, जो किसी प्रे पर उससे कमजोर ऑर्गेनिज्म उसके प्रे पर, उसके खाने पर फीड करेगा। प्रीडेशन प्रेशर कितना है, उस जगह पर खाना कितना अवेलेबल है, वहां पर वेदर कितना एडवर्स है, कितना मुश्किल, कितना यू कैन से हार्श क्लाइमेट है, वो उस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट कर सकता है। मान लो वेदर इतना एडवर्स था कि आपके पास कैरेट ग्रास 20 में से आप 200 में से 10 रह गई बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर, शायद बैनियन ट्री को उतना फर्क नहीं पड़ा हो, तो पॉपुलेशन डेंसिटी चकरा जाएगी पूरी, है ना। दैट इज हाउ वी से कि फर्क पड़ता है इस चीज में। प्रीडेशन का देखो, हाँ जी सर फिर से बताइए।